दिया हुआ है। उसमें बैंक, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, एसएससी, जीडी, एमपीएससी, पुलिस भर्ती, तलाठी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इस तरीके का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। इससे हमको थोड़ा सा इससे पता चलता है कि आगे आने वाले दिनों में अपलिफ्ट एकेडमी की विषयों के ऊपर, की परीक्षाओं के ऊपर ये फोकस करेंगे कि ये जो संस्थान है, इस संस्थान में यह सिर्फ खुद कोचिंग देने का या खुद नॉलेज देने का काम नहीं करेंगे, अपितु यहाँ पर लाइब्रेरी की और रीडिंग रूम की भी व्यवस्था की जाएगी। है मतलब चालू है, ऊपर हो गया है। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है बुक योर सीट नाउ, और नीचे में लिखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, महाराज जी के एडवांस मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश। साथ में यहाँ पे उल्लेख किया गया है डेली टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज एंड फुल पेपर, क्लासेस अवेलेबल एट लोवेस्ट प्राइसेस, लोवेस्ट फीस, इस तरीके का पूरा उल्लेख किया गया। तो मोटे तौर पे ब्रॉडली हम जो इस एकेडमी के उद्देश्य से जो समझ सके हैं वो ये है कि नंबर एक तो इस क्षेत्र के जो भी विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों में जो परीक्षाओं का जो क्रेज है या जिन परीक्षाओं के बारे में उनको जानकारी है, उन परीक्षाओं की तैयारी के लिए ये एकेडमी स्थापित की गई। यही नहीं तो यहाँ पर लाइब्रेरी और रीडिंग रूम की भी व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पर विशेष रूप से बात हमको ध्यान रखनी चाहिए कि आज जो दौर चल रहा है, जो सामाजिक, आर्थिक और इस भूमंडलीकरण के दौर में जो नई प्रतियोगिताएं और स्पर्धा हमारे सामने आ रही है, उसके कारण नए क्षेत्र बन रहे हैं। आप सब लोग मेरी एक बात से सहमत होंगे कि जो कैरियर के या यूं कहो साधारण भाषा में हमारी नौकरियों के जो क्षेत्र थे पहले 10-20 साल पहले, वही क्षेत्र अभी नहीं दिखाई देते। उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर आ चुका है, उसमें बहुत परिवर्तन हो चुका है और ऐसी स्थिति में नए नए क्षेत्र हमको दिखाई देते हैं। और नए क्षेत्र जब हमारे सामने दिखाई देते हैं तो नई चुनौतियां आती हैं, उसके लिए नई तरीके से पढ़ाई करनी पड़ती है, नए क्षेत्रों की पढ़ाई करनी पड़ती है, नए सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन इन सब में जो एक अति महत्वपूर्ण जो बात है, इंपॉर्टेंट जो बात है, वो उसकी तरफ हमको ध्यान ज्यादा देना चाहिए। आप सब लोगों को पता है कि आज आप सब लोगों को पता है, हर कोई ये बोलते हुए दिखाई देता है कि सरकारी नौकरी आता कमी झाले, सरकारी नौकरी आता कमी झाले आहे। पहले 20 साल पहले ये इतना, मुझे नहीं लगता इतना सुनाई देता था। कुछ न कुछ सरकारी नौकरियों में ही ज्यादा लोग जाते थे। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो आप हर किसी के जबान पे आपको यह दिखाई देगा कि सरकारी नौकरी आता कमी झाले। आता सरकारी नोकऱ्या कमी झाल्या तर काही ना काही क्षेत्रामध्ये तर वाढल्या असतील थोड्या, पहिले तिथं कमी होता तिथे वाढल्या असतील ना। यानी सरकारी क्षेत्रों में अगर नौकरियां कम हो रही है, इसका मतलब है उतनी ही कुछ मात्रा में या कमोबेश मात्रा में दूसरा जो क्षेत्र है प्राइवेट सेक्टर, उसमें नौकरियां बढ़ी। और अगर प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां बढ़ रही है, बढ़ गई है, तो ऐसी स्थिति में आपको प्राइवेट सेक्टर में जो हुनर चाहिए, जिस तरीके से वहां कंपटीशन है, उसके लिए आपको उस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। और इसीलिए आज आपने देखा होगा कि
जो व्यक्ति या जो विद्यार्थी प्राइवेट सेक्टर के लिए जब जॉब के लिए जाता है तो उसमें दो कैटेगरी दिखाई देती है ब्रॉडली। ये मैं आपको इसलिए बताऊं, मैं ज़्यादा ये और भी आप सब लोगों को परीक्षाओं के बारे में और ज़्यादा चीज़ें बताएंगे, मैं कुछ चुनिंदा बातें बताना चाहता हूँ विद्यार्थियों के लिए। अगर आप गौर करेंगे तो दो चीजें आपको दिखाई देगी। प्राइवेट सेक्टर में मूलतः जब आप एंट्री करोगे तो दो लेवल पे ज्यादा एंट्री मुझे दिखाई देती है। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। एक वो क्षेत्र है या एक वो लेवल है जिसमें कि आप प्राइवेट सेक्टर में जब जाते हो तो आपको यह दिखाई देगा कि आपको कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए, बेसिक स्किल चाहिए। कैसे कि बहुतायत में आपको दिखेगा कि कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर चलाना, और वो कंप्यूटर चलाना आने के लिए फिर आप अलग अलग स्किल्स है, जैसे कि एमएस वर्ड आना चाहिए। एमएस वर्ड मतलब कम्प्युटरवर लिहिण्यासाठी जो सॉफ्टवेअर असते त्याला एमएस वर्ड म्हणतात। आतापर्यंत तो तोच उपयोग करत होता, त्याच्या आणखी ॲडव्हान्स लेवल आलेले आहेत सगळे, पण सध्या बहुतायत में आप देखोगे कि एमएस वर्ड ही सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है। तो हर कोई जब प्राइवेट सेक्टर में जाता है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर ही क्यों न हो, सबसे पहले उसको आना चाहिए क्या, कंप्यूटर आना चाहिए। उसके बाद में अलग अलग लैंग्वेज आना चाहिए, हिसाब किताब आना चाहिए, उनके अकाउंटिंग के जो सॉफ्टवेयर है वो आना चाहिए, सब वह लिखा दिखा। और जो दूसरा जो लेवल है, दूसरा जो लेवल है वो लेवल है मैनेजरियल लेवल। मैनेजरियल लेवल जिसमें कि आपको बड़ी डिग्री चाहिए, हायर एजुकेशन चाहिए। और ये हायर एजुकेशन के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस स्कूल्स, प्राइवेट बिजनेस स्कूल्स, इसमें बड़ी बड़ी फीस देके बड़ा बड़ा खर्च करके वो सारा मैनेजरियल स्किल्स डेवलप किया जाता है, नॉलेज लिया जाता है और इसके अनुसार वो मैनेजरियल पोस्ट हो जाता है। और एक तीसरा लेवल है, और वो तीसरा लेवल कौन सा है, थिंक टैंक का लेवल, जिसमें कि प्राइवेट गवर्नेंस में आप, यानी जो बड़े बड़े कारपोरेट हैं, बड़े बड़े जो कंपनी हैं, जिनका टर्नओवर, जिनका बजट बहुत कुछ, बड़े बड़े जो स्टेट है, राज्य, उनके बजट से भी बड़ा है। अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि कुछ कुछ जो कारपोरेट्स हैं, कुछ कुछ जो कंपनियां हैं, उनका बजट भारत सरकार के भी बजट से बड़ा दिखाई देता है। जरूर नहीं वो इंडियन कंपनी हो, बाहर की। तो उस लेवल पे भी जाने के लिए जो थिंक टैंक और एडवाइजर्स रहते हैं वो, तो अब हमारे एरिया में किस लेवल पे जाने वाले लोग हैं उसके अनुसार हमको फिर उस तरीके की व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन मैं इसमें एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करना चाहता हूं, एक सकारात्मक आलोचना करना चाहता हूं, एक सकारात्मक चीज बताना चाहता हूं। और वो सकारात्मक चीज ये है कि हमको जरूरी नहीं है कि जो मैं आजू बाजू में देख रहा हूं वही है सब। जरूरी नहीं है कि जो आजू बाजू में मेरे लोग दिख रहे हैं या जिस पद पे हैं या जो काम कर रहे हैं वही सब कुछ है, वही वर्ल्ड है, वही संसार है, वही परीक्षाएं है, उतना ही क्षेत्र है। इस मानसिकता से हमको परे जाने की जरूरत है, तभी समाज में कुछ परिवर्तन दिखता है। और नहीं तो हमको वही जो आजू बाजू में हम देखते हैं उसी की तैयारी करने लगते हैं, जबकि हमारे में पोटेंशियल उससे ज्यादा हो सकता है। मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कोई मजदूरी मत कीजिए, आप लोग किसानी का काम मत कीजिए, या जो परिस्थिति के अनुसार अभी जो मुझे मिल रहा है काम वो मत कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा, वो करना है, लेकिन साथ में हमको अगर आगे बढ़ना है तो उसके बाहर, उसके परे जाके भी सोचने की जरूरत है विद्यार्थी। और इस लाइब्रेरी का, इस प्रकार की लाइब्रेरी और एकेडमी को चलाने वाले जो टीम है, उनकी जो थिंक टैंक है, उनको इस पे आत्ममंथन करना, उसके ऊपर रिसर्च करना, यह लाजमी।
समय की वो नजाकत। और नहीं तो हम वही साइकिल बार बार चलाने चलते हैं, वही साइकिल वही साइकिल वही साइकिल। और जब वही साइकिल हम चलाने लगते हैं तो हमको कुछ नया नहीं दिखाई देता, हमको वही दिखाई देता है। अब आप नया साइकिल चलाना चाहते हो, नई सोच रखना चाहते हो, ये इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि आपकी सोच क्या है और आपकी मंशा क्या है। और नहीं तो मैंने कई बार ये देखा है, कई एकेडमीज देखी है, चाहे वो किसी एनजीओ के चलाने वाली कोई एकेडमी हो, कोई प्राइवेट सेक्टर में चलाने वाली एकेडमी हो, ये बहुत हमको एक समाज के रूप में सोचने की जरूरत है। हम सब कई बार एकेडमीज खोलते हैं लेकिन इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करते कि हमको आगे में किस तरीके का समाज चाहिए, किस तरीके का परिदृश्य चाहिए, किस तरीके के उद्देश्य चाहिए, किस तरीके के विद्यार्थियों को डेवलप करते हैं। और फिर हम उसी साइकिल में लग जाते हैं, उसी साइकिल में लग जाते हैं, वही चलाने जाते हैं। तो मेरा ये आप लोगों से ये गुजारिश होगा कि थोड़ा सा थिंक टैंक के बारे में सोचिए। जब भी हम टीम बनाते हैं, आपकी जो टीम यहाँ पर काम करेगी वो डायनेमिक चीज हो, वो डायनेमिक लोग हो, वो सोचे कि नहीं मुझे भी आत्ममंथन अपने अंदर में करने की जरूरत है। तभी तो हम विद्यार्थियों को कुछ नया दे सकेंगे। मैं खुद अगर पढ़ाने वाला हूँ, इफ आई एम नॉट अपडेटेड प्रॉपरली, जो अभी जो नए डायनेमिक्स हो रहे हैं नॉलेज के क्षेत्र में, अगर मैं खुद अपडेटेड नहीं रहूंगा तो मैं डिलीवरी भी उस तरीके से अच्छे से नहीं कर सकूंगा, मैं विद्यार्थियों में नई सोच उत्पन्न नहीं कर सकूंगा। तो मुझे अपडेटेड रहना जरूरी है। और तभी हम समाज में एक ऐसे विद्यार्थी की खोज तैयार कर सकते हैं जो आने वाले समय की चुनौतियों को, उपमंडलीकरण, उदारीकरण और प्राइवेटाइजेशन के इस युग में वो टिक सके। आप सब लोगों को पता होगा कि आखिर हम पढ़ते किस लिए हैं, इसलिए है, क्या जरूरत है पढ़ने की? हम भी तो एक प्राणी है ना, दूसरे प्राणियों के मुताबिक हम भी प्राणी हैं। लेकिन आखिर हमको पढ़ने वढ़ने की जरूरत कहां से आती है? क्यों मुझे ऐसा लगता है? क्यों एक इंसान को लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए करके? कौन सी ऐसी फैक्टर है, कौन सी ऐसी चीज है जो हमको प्रेरित करती है कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए करके? कुछ तो होगा जिसके कारण हम सबको लगता है। अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जो फंडामेंटल फैक्टर होगा, जो इंसान को इस बात के ऊपर मजबूर करता है और किसी को नहीं करता कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए करके। वो इसीलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हमारे लाइफ में कुछ परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को एनिमल से, दूसरे जो एनिमल्स है उनसे हम अलग मानते हैं, अलग मानते हैं। अब ये दूसरे प्राणियों से अलग मानना, ये भी एक अपने आप में वैल्यू है, ये एक मूल्य है, ये वैल्यूज है। वो इंसानी एक जज्बात या एक यूं कहो कि हमारी एक फंडामेंटल चीज है जो दूसरे एनिमल्स में नहीं है। वो तो उनको ऐसा सोचने का, एनिमल्स में इस तरीके की सोच उत्पन्न हुई है क्या कि हम इंसानों से कुछ अलग है, हम कुछ और कर सकते हैं करके? नहीं। आपने बहुतायत में हम सब, मैं भी उसमें इंक्लूड। बहुतायत में क्या होता है, मैं ज्यादा इस पे समय नहीं लूंगा, लेकिन कुछ चुनिंदा चीजें बताना चाहता हूं जो अति महत्वपूर्ण है। हम सब लोगों में एक चीज होती है कि हम बड़े हो रहे हैं, हम धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, और धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो हम में अक्ल भी आ रही है। हमको ऐसा लगता है, दूसरों की भी लगता है, समाज में भी ऐसा लगता है कि हाँ जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उसमें हम में अक्ल आने लगती है। दूसरों को भी लगता है कि अब बच्चा बड़ा हो रहा है, उसमें भी अक्ल आती है। हाँ ये बात सही है, लेकिन सिर्फ बड़े होने के बाद में शादी कर लेना, शादी होने के बाद में बच्चे पैदा होना, बच्चे पैदा होने के बाद में उसका भरण पोषण करना, उसका पालन करना, और जो हमने रीति रिवाज बनाए रखे हैं उसके अनुसार जिसको हम अपने दायित्व कहते हैं उसका निर्वाह करना, ये कोई अलग चीज नहीं है, ये कोई नई चीज नहीं है। ये प्रकृति ने हमारे डीएनए में ही डाल दिया है, इसको सीखने की जरूरत नहीं है।
वो हमारे में ऑलरेडी ही सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है कहीं ये करने की। आप इस चीज को समझें, इसके लिए हमको कोई सीखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इनग्रेन्ड इन आवर डीएनए इन आवर माइंड। तो जो हमको अनुभव ऐसा लगता है कि नहीं या तो मोटा होता हो, बड़ा हो रहा हो और मेरी अक्ल भी बढ़ रही है, क्योंकि क्यों अक्ल बढ़ रही है? क्योंकि मैंने शादी कर लिया। क्यों अक्ल बढ़ रही है? क्योंकि बच्चे हो गए। क्यों अक्ल बढ़ रही है? क्योंकि मैं माता पिता बन गया, उसका भरण पोषण कर रहा, तो मेरी अक्ल बढ़ रही है। ऐसा नहीं है, यही सब कुछ नहीं है, यही अक्ल नहीं है। और ये हमारा सबसे फंडामेंटल एस्पेक्ट है, सबसे अति महत्वपूर्ण चीज। तो ये सोचना कि नहीं मैं बड़ा हो रहा हूं और यही सब कुछ है हमारा, ऐसा नहीं है। और जब ये हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा नहीं है, जब हम ऐसा सोचते हैं कि यही सब कुछ नहीं है, तो वहां से शुरुआत होती है, वहां शुरुआत होती है कि क्यों हमको हमेशा पूरे जीवन भर पढ़ने की जरूरत है। ये उसका कारण है, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कम से कम इतना तो कि नॉलेज की कोई सीमा नहीं। और जो विद्यार्थी, जो शख्स इस भावना के साथ में, इस प्रेरणा के साथ में पढ़ाई करेगा, तो वो साहब भी बन जाएगा, कलेक्टर भी बन जाएगा, प्रधानमंत्री भी बन जाएगा, बड़ा विद्वान भी बन जाएगा, आइंस्टाइन जैसा नॉलेजेबल भी बन जाएगा, न्यूटन जैसा भी बन जाएगा, बाबा साहब के जैसा भी बन जाएगा। लेकिन फिर भी उसको ये एहसास होगा कि ये अंत नहीं है, ये अंत नहीं है। और वह इस बात से भी अवगत होगा कि यह अंत नहीं है, इसका मतलब है इसके ऊपर मुझे गुमान। ये हमारा फंडामेंटल है। और इसीलिए जब भी हम कोई भी एकेडमी खोलते हैं तो इस फंडामेंटल एस्पेक्ट को ध्यान में रखना चाहिए। इंसान को इंसानियत प्राप्त करने के लिए भी एजुकेशन लेना जरूरी है। यह सोच आना कि हाँ मैं इंसान हूं, इस सोच को भी डेवलप करने के लिए भी मुझे कुछ चाहिए। मैंने कई एकेडमीज को नागपुर में, विदर्भ में और भी कई देखा, वो अपनी एकेडमी और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस खोल तो जरूर देते हैं, कई बार कई कारणों से वो बहुत बड़ा चकाचौंध भी कर लेते हैं, दिखाते भी हैं। लेकिन मैंने एक मूलभूत चीज जो चीज है वो देखी है, वो ये है कि वो अपना थिंक टैंक मजबूत नहीं कर पाते, वो अपने थिंक टैंक को डायनेमिक नहीं कर पाते, और वह सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लेकिन मूलभूत रूप से, अंतर्गत रूप से वो जो इंटरनल जो ताकत उनकी बननी चाहिए वो बन नहीं पाती। इसका कारण ये है, वो इसीलिए क्योंकि वो अपने आप को अपडेटेड नहीं रखना चाहते। उस एकेडमी को खोलने के पीछे उनका कोई दूसरा उद्देश्य बन जाए, हमें उससे बचना। और इसीलिए विद्यार्थियों को क्या जरूरत है, क्या क्या उनको जरूरत है, इसका समय समय पे मूल्यांकन करना चाहिए। एक्सपर्ट्स को बुला के उनको चाय पानी पिला के मीटिंग करके उनको जानना कि हे मुझे बताओ क्या जरूरी है, किस तरीके से हम अपडेटेड करें। ये आपको बताएंगे यहाँ एक्सपर्ट्स और भी हमारे दोस्त। और इसीलिए हमको अपडेटेड रख के अपने विद्यार्थियों में नई ऊर्जा का संचार हम इसके बाद। आप लोगों ने ये देखा होगा कि जितनी भी एकेडमीज है, जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है, वो दो तीन चीजें जो है वो करवाती हैं। दो तीन चीजें आप देखिए वो क्या करवाते हैं, या कोई भी एकेडमी, मैं भी अगर किसी एकेडमी का कुछ मुखिया रहूं तो मैं भी वही करवाऊंगा। ये जो बातें बताए वो तो है, इसके अलावा क्या करवाते हैं, कोई भी एकेडमी जो भी है परीक्षा की तैयारी करवाते हैं। रुपेश राउत जी ने अभी बुक्स लिखी है, 3-4 बुक्स लिखी हुई, मुझे लगता है इससे ज्यादा हो गई होगी, 3-4 बुक एमपीएससी वगैरह के लिए उन्होंने बुक लिखी। ये जो भी एकेडमीज, जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस देते हैं, वो क्या करते हैं जो आप घर में नहीं करते, या घर में करने की आप मानसिकता नहीं बना। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जब 12th में था, मैं
12वीं में मैं यही से 12वीं दिया हूँ बोलिया से। और हमारे घर में भी उस तरीके की कोई इस तरीके की संस्कृति नहीं थी कि प्रोफेशनल तरीके से कैसे पढ़ाई किया जाए और किस तरीके से सारी टेस्ट दिया जाए और ये सारी चीजें। मैं जब 12वीं क्लास में था उसके पहले 10th में भी मैंने उसी तरीके का कार्य किया। आप बैठ जाओ। जारी रखूं मैं? तो मैं ये जो चीज है अभी मैंने कुछ दार्शनिक चीजें बताई, अब कुछ मतलब जो एक्चुअल में जो है उसके तरफ बढ़ रहा हूं। और 10-15 मिनट आप जो विद्यार्थी लोग हो, अगर आपने देखा होगा आप अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। जब हम 10th में थे, 12th में थे, तो उस वक्त उस समय इतनी एकेडमी, इतना सेमिनार्स, उस तरीके की कोचिंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह नहीं थी, प्राइवेट ट्यूशंस वगैरह थी। लेकिन वो आपकी हालात क्या है उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो जब मैं 12th में था तो हमने भी कोई ऐसा कोचिंग नहीं किया था। मैं नागपुर में एक अपने दोस्त के साथ में आया। तो मैं क्या करता था, हर दिन 8 से लेके 10 बजे तक मैं कुछ पढ़ता नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब लोग यही करेंगे और ऐसा डिजायरेबल भी नहीं है, ये वांछनीय भी नहीं है कि ऐसा आप करो, ऐसा ज करो। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं 8 से लेके 10 बजे तक कुछ पढ़ता नहीं था, रिवीजन नहीं करता था, कुछ नहीं करता। 8 से 10 बजे तक सिर्फ परीक्षा देने का काम। 3 महीने परीक्षा के 3 महीने, 12th के परीक्षा के 3 महीने मैंने सिर्फ वही काम किया। आज हिस्ट्री का पेपर, कल साइंस का पेपर, कल केमिस्ट्री का पेपर, उसके बाद में फिजिक्स का पेपर, फिर मैथ्स का पेपर, उसमें भी पेपर 1 पेपर 2 है, तो समथिंग लाइक दैट। इस तरह यही काम वहां पर एकेडमी में जो जा रहे थे वही कर रहे थे, जो एकेडमी में जा रहे थे वो भी कर रहे थे। मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर लिया, उनके क्वेश्चन पेपर लिया, उनका एक बंच बनाया, 3 महीने का पूरा परीक्षा सेट कर दिया। आज ये, कल वो, परसों वो, नरसों वो, इस तरीके से परीक्षा नहीं दे रहे और नहीं दे रहे। तो जब हर दिन परीक्षा ही दे रहे हो तो जिस दिन परीक्षा लगेगी वो भी सामान्य लगेगी, उसमें कोई असामान्य चीज लगने वाली चीज नहीं है। लेकिन असामान्य चीज को सामान्य के रूप में धरातल पे लाने के लिए आपको असामान्य चीज को हर दिन सामान्य बनाना पड़ता है। आप समझ रहे हैं मैंने क्या बोला? असामान्य चीज को सामान्य बनाने के लिए आपको असामान्य चीज को हर दिन सामान्य बनाना पड़ता है, तब वो जाके उस दिन का असामान्य चीज सामान्य बनेगी। यही जो मूल मंत्र है किसी भी एकेडमी का। बट व्हाट इज आवर प्रॉब्लम, व्हाट इज आवर चैलेंज, एंड दिस इज अ साइकोलॉजिकल चैलेंज। हमारा मनोवैज्ञानिक चुनौती क्या है? हमारी मनोवैज्ञानिक चुनौती यह है कि हर दिन उस तरीके का जज्बा रखना, स्टेमिना रखना, उस स्पिरिट के साथ में ये करना, यही सबसे बड़ा हमारा चैलेंज। जैसे ही कोई प्रश्न दिखता है, ठीक है कल कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, 1 घंटे बाद में कर लूंगा, अच्छा ठीक है सुबह नहीं शाम को कर लूंगा ना, अभी पढ़ लेता हूँ, इस तरीके की हमारी दिक्कत। और यही सबसे बड़ी मुझे लगता है हमारी वीकनेस साबित होती है अच्छे मार्क्स और अच्छा चीज करने के। अभी देखिए रुपेश राउत साहब, अभी वो इस पद पे है, सांख्यिकी अधिकारी है यहाँ पर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हर जिले में एक सांख्यिकी विभाग होता है और उस सांख्यिकी विभाग का काम होता है डेटा इकट्ठा करना सरकार के लिए। और आपको पता है कि सरकारी डाटा ही सबसे ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है। तो कितना मतलब इनका काम चैलेंजिंग है, डाटा को फिल्टर करके गवर्नमेंट के लिए वो डाटा समझे किती एवढे लोक आहेत, किती एवढे लोक आहेत, कंज्यूमर प्राइस किती आहे, भाव किती आहे, दुनिया भर का डाटा सारा इकट्ठा करना, उसको सिस्टमेटाइज करना। और वो एमपीएससी के थ्रू इस पद पे आए। कांबड़े साहब भी अति महत्वपूर्ण जगह पे हैं, रजिस्ट्रार है वो।
और कोऑपरेटिव जो सोसाइटी चलती है उसका रेगुलेशन इनके हाथ में है। जो मैं समझता हूँ जो लैंड की खरीदी बिक्री होती है उसको भी आप रेगुलेट करते हैं, हाउसिंग वगैरह जो है उसमें रेगुलेट करते हैं। मेरा जहाँ तक ताल्लुकात है, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ, मैं नजर रखता हूँ कि बराबर सब लोग इनकम वगैरह टैक्स दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, इस तरीके से। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी भी इस पद पे हैं लेकिन हर दिन दो घंटे वो अभ्यास करते हैं, पढ़ाई करते हैं हर दिन, और वही तकाजा है, उसी का नतीजा है कि वो आप लोगों के लिए एमपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए वो अभी 4-5 पुस्तकें लिखता है। ये चीज होती है हर दिन सातत्यता रखना, कंटिन्यूटी रखना, कंसिस्टेंसी रखना। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या कोई भी एग्जामिनेशन, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो गवर्नमेंट सेक्टर की हो, उसमें सातत्यता के बिना आप लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। आप कितना भी पढ़ाई करें लेकिन अगर आपने सातत्यता नहीं रखी, कंसिस्टेंसी नहीं रखी, तो वो जो कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास आपने में बिल्डअप होना चाहिए वह आपको दिखाई नहीं देता। और इसीलिए आप लोग यहाँ पर भी जब पढ़ाई करोगे, यहाँ पे भी आप लाइब्रेरी का उपयोग करोगे। यहाँ पे इन्होंने लिख ही दिया है स्पष्ट, अच्छा मुझे लगा कि आपने स्पष्ट रूप से लिख दिया है डेली टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज, डेली टेस्ट। तो आप अगर डेली टेस्ट देते हैं तो आपके हाथ, आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होगा सर। आप रीडिंग तो करते ही है हर दिन, स्टडी तो करते ही हर दिन, उसके बाद में रिवीजन भी करते हैं, लेकिन आपका अध्ययन तब तक पूरा नहीं माना जाएगा या नहीं हो सकता, इनफैक्ट नहीं होता, जब तक आप हर दिन अभ्यास नहीं करें। कोई भी बुक लिखने वाला भी व्यक्ति क्यों ना हो, जब तक वो हर दिन लिखेगा नहीं, उसकी बुक कंप्लीट नहीं हो सकती। वही आपके ऊपर लगता है। मैंने वो उदाहरण सिर्फ आपको इसलिए दिया कि अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपको नतीजे उस तरीके से। आज किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करेंगे तो आप में आपको यही दिखाई देगा, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को दिखाई देगा, तो वो हमेशा वो लिख के देंगे कि देखो हम टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, कुछ तो लोग निरंतर चलते रहते हैं। यहाँ पर सोमेंद्र जी जाट है, वो दिल्ली में रहे हैं, मैं भी दिल्ली में परीक्षा की कुछ दिन तैयारी किया, IIT दिल्ली में था उस वक्त। तो आप लोगों को इस चीज के ऊपर अति महत्वपूर्ण जो चीज है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं अभी सिर्फ कुछ चुनिंदा जो चीजें हैं जो मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। दूसरी जो अति महत्वपूर्ण जो चीज है, आपको एमपीएससी के बारे में, आपने भी एमपीएससी दिया है, इन्होंने भी एमपीएससी दिया है, ये आपको अच्छे से बताएंगे। मैंने एमपीएससी सिर्फ एक ही बार दिया था और एमपीएससी जब मैंने दिया तो उस वक्त बहुत कम समय था, 2 या 3 महीने बाकी थे और मैं यूपीएससी की तैयारी में लगा हुआ था, यूपीएससी की तैयारी में लगा था, आईएएस की एग्जाम की तैयारी में लगा था। लेकिन मेरे परिवार में कुछ चैलेंज के कारण मैंने उस दौरान वो अटेम्प्ट नहीं दिया यूपीएससी की, और फिर मुझे दोस्तों ने कहा कि आप एमपीएससी दे दीजिए। तो मैंने इधर उधर से पुस्तकें इकट्ठा किया और 2-3 महीने मैंने पूरा वो, मराठी मेरी उतनी ठीक नहीं थी लेकिन मैंने किया, और 2-3 महीने मैंने वही प्रैक्टिस किया जो 12th में मैंने किया। क्या? हर दिन। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे नहीं लग रहा था कि वो मतलब एमपीएससी की प्रीलिम्स निकल जाऊंगा, और मैं भूल भी गया। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम दे दिया मैंने और फिर यूपीएससी की तैयारी में लग गया मैं। लेकिन जब रिजल्ट आए तो मैंने देखा कि मेरा वहां नाम था, मेरा सिलेक्शन हो गया था। लेकिन चूंकि मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि नहीं मुझे बस यूपीएससी ही देना है, तो फिर मैंने उसकी जो दूसरी परीक्षा होती है मेंस, उस वक्त लिखित में, आपको पता है कामड़े साहब के साथ में मैं मुंबई में साथ में रहे हैं, साथ में खाना खाए, साथ में खाना पकाए। मैं नीचे पकाता था, साहब भी ज्यादा पकाते थे, मैं कुछ काट के ही देता था यही ज्यादा पकाते थे।
और रुपेश राव साहब का भी सानिध्य प्राप्त हुआ मुझे नागपुर के हॉस्टल में। इन लोगों के सहायता से मैं वहाँ रहा हूँ। मैं जनरली इनके साथ में जब रहा तो मुझे ज़्यादा पकाना नहीं आता था, लेकिन मैं जो भी रेडी करना होता था कभी कभी वो करके देखा था। तो इनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। तो मेरा ये कहना है कि आप जब ये तैयारी में रहते हैं, आप इस तरीके की इस तैयारी में, तो उस वक्त आपको ये देखना ही पड़ता है कि उस एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे फंडामेंटल चीज क्या है। मैंने एमपीएससी की तैयारी अभी जो आपको बताया उसमें वही मैंने तय किया कि इसमें सबसे फंडामेंटल चीज क्या है। आपके 2 महीने हैं, 3 महीने हैं। अब आप ये बोलोगे कि सर 2-3 महीनों में भी आपने पूरा पहाड़ पूरा यानी ये कर लिया क्या? ऐसा नहीं है। कोई क्लेम ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं, कोई दावा नहीं कर रहा हूं कि मैं मतलब बहुत ऐसा हूं कि बस 1 महीने की तैयारी करो और बस टॉपर बन जाओ। नो, ऐसा नहीं होता। आपका बैकग्राउंड वर्क काम करता है। आपकी 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की जो पढ़ाई है, जो अंडर ग्रेजुएशन के वक्त आप करते रहते हो, ग्रेजुएशन के वक्त जब फुल फ्लेजेड तैयारी में लगते हो, उसके पहले का जो पीरियड होता है वो मायने रखता है। और उसके बाद में आप 2-3 महीने जब आप मतलब अच्छे से तैयारी करने लगते हो, 6 महीने की तैयारी करने लगते हो, तो उस वक्त ये जो 2-3 साल का फाउंडेशन आपने बना रखा है वो आपको कामयाब। और आपको ये ध्यान रख लेना पड़ता है कि अभी 2 या 3 महीने हैं, इस 2 और 3 महीने में अगर मुझे करना है तो पूरा कमिटमेंट, पूरे सिंसियरिटी और पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में पूरी मेरी एक टॉप प्रायोरिटी सिर्फ वो एग्जाम ही है और कुछ नहीं। इस तरीके की सोच रख के आप वहां कूदना पड़ता है और रिजल्ट्स भी आप उसको उस तरीके से। तो इसीलिए आप लोगों को ये डिसाइड कर लेना पड़ता है उस समय की नजाकत के अनुसार कि अभी मेरा फंडामेंटल एस्पेक्ट क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा मुझे फोकस करने की जरूरत है। तो मैंने वो 2-3 जो महीने 2-2.5 महीने जो मिले थे उस दौरान, तो मैंने वही हर दिन क्वेश्चन पेपर तो कारण आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा। दूसरा और अति महत्वपूर्ण जो सवाल है वो यह है कि आप हमेशा अपने आप को ओसिलेट मत कीजिए। इस तरीके से मत होने दीजिए, इस तरीके से मत होने, क्योंकि यह जो है यह सिर्फ उस परीक्षा की बात नहीं है, यह आपके पूरे व्यक्तित्व का प्रश्न है। ऐसा 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 आप सबको पता है कि फिजिक्स में इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं फिजिक्स की भाषा में? हाँ, पेंडुलम। तो डोंट डू लाइक दैट। मेरा ये है कहना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको कि यही परीक्षा मत दो या वो परीक्षा मत दो, लेकिन कुछ तो कंसिस्टेंसी इंसान में होनी चाहिए कि हाँ मैं 2 या 3 साल के लिए इसके ऊपर फोकस करूंगा, इसके ऊपर पूरा के पूरा मेरा फोकस रहेगा। एंड लेट व्हाटएवर मे बी देयर लेटर ऑन, आई विल नॉट बदर अबाउट दैट। लेकिन अभी मेरा 2-3 साल तक तो यही प्रायोरिटी। अगर उस तरीके की जज्बात हम बनाते हैं 2-3 साल के लिए, तो उस तरीके से हमारा रिजल्ट आएगा ना। अब ये परीक्षा आ गई, ये परीक्षा दे रहा हूं, दे देता हूं ना, अच्छा ठीक है, किसी ने कहा अरे यार आई है तो दे देना ये भी परीक्षा, दे दे, कुछ नहीं होता, दे दे। अब 1-8 महीने में वो उस परीक्षा की तैयारी में उसी सिलेबस में लगेंगे। फिर तीसरी बार कोई बोल देगा अरे नहीं ये अच्छी है, ये देख ले, इसमें हो ही जाएगा, तो फिर वो मैं पुस्तक लूंगा, 1-8 महीने उसके लिए लग जाऊंगा। तो आप ऐसा मत कीजिए, दीजिए उस परीक्षा को, ठीक है दीजिए, लेकिन आपका मेन सिलेबस तो ये है, इस परीक्षा का ही मेन सिलेबस है, उसी के ऊपर फोकस कीजिए। और अगर ये साथ में परीक्षा दे रहे हो तो इसका अलग से भी सिलेबस फिर देख लीजिए कि इस सिलेबस के साथ में कितना मेल खाता है। और अगर जो मेन परीक्षा है उसकी कीमत पे अगर ये परीक्षा वो परीक्षा देनी पड़ रही है, तो फिर इसके ऊपर असर पड़ेगा, उस लक्ष्य के ऊपर असर पड़ेगा, और उसका नतीजा फिर आपके 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। और इसीलिए निर्णय लेने की क्षमता का डेवलपमेंट होना, निर्णय लेने की क्षमता की संस्कृति को अपने आप में ढालना, छोटे छोटे ही निर्णय क्यों न हो, लेकिन निर्णय लेना उस व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाते हैं।
नहीं तो क्या होता है कि आपके निर्णय कोई दूसरा लेते जाता है, कोई दूसरे लेते जाता है, और फिर आप कुछ डिसाइड नहीं कर पाते। तो फिर अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो इट विल बी वेरी चैलेंजिंग। तो आपको कुछ तो निर्णय लेना चाहिए कि हाँ भाई मैं ये करना चाहता हूँ करके। कई विद्यार्थी आते हैं मेरे से, मतलब जो भी छोटी मोटी चीजें मैं बता सकता हूँ उसके लिए, तो वो जो सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपको उतना ही बताएगा जितना वो आपको समझ सका है। जो चीजें नहीं समझ सका है, जो आपने उनको बताई नहीं, तो उसके आधार पे अगर वो निर्णय देगा तो फिर वो अधूरा निर्णय होगा, वो मिसडायरेक्टेड निर्णय होगा। इसीलिए जब भी आप किसी से कुछ पूछने जाते हो तो ऐसा समझो कि वो आपका वकील है, वो आपका डॉक्टर है, और डॉक्टर और वकील के बारे में आप सब लोगों को पता है कि क्या कहा जाता है, उसको कोई बात छुपाओ। तो आप उसको सारी चीजें जब बताओगे तो उसका भी हौसला, उसका जो निर्णय है उस तरीके से होगा कि हाँ यार ये करो, ये करो, इस तरीके से किया जा सकता है, उस तरीके से किया जा सकता है। क्योंकि आप उसको जब तक बताओगे नहीं कि आपकी परिस्थितियां क्या है घर की, क्योंकि आपके निर्णय बहुत सी चीजों के ऊपर निर्भर करते हैं ना, तो वो सारी चीजें शेयर करना और उसके अनुसार फिर वो व्यक्ति आपको बताए। क्योंकि आप अपना हौसला नहीं दिखाओगे कि हाँ सर मुझे ये करना है या वो करना है, तो वो भी उतना ही बताएगा। उसको भी डर लगेगा, अरे मैं इसको बता रहा हूं चांद पे जाने के लिए, मैं इसको बोल रहा हूं कि सूरज में जाने के लिए, लेकिन इसका पता नहीं क्या मतलब है या किस तरीके से ये उछाल ले लेगा और बीच में ही कहीं ईंधन खत्म हो गया, तो फिर मुझे बोलेगा अरे सर ने बोले थे इसको चांद में जाने के लिए, सर ने बोले थे इसको सूरज में जाने के लिए, और ईंधन इसका कुछ नहीं था इसके स्पेस जेट में। तो फिर ऐसी स्थिति में वो बोलेगा कि नहीं सर ने बोले थे मुझे चांद में जाने के लिए, मैं निकल पड़ा था बस। लेकिन आपने ये तो नहीं बताया था कि ईंधन कितना भरा है जेट में। तो आपको कोई भी निर्णय जब आप लेते हो अपने करियर के बारे में, तो उसमें कई फैक्टर्स रहते हैं, उन सारे फैक्टर्स को आप अच्छे से जानिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज आप करना चाहते हो इन फैक्टर्स के कारण रुक जाएगी करके, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको उन फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए और आगे बढ़िए। मैंने जब फुल फ्लेजेड जब यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ 10 मिनट और लूंगा। जब मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की फुल फ्लेजेड, तो उस वक्त मेरा ग्रेजुएशन हो चुका था। उस वक्त मेरा ग्रेजुएशन हो चुका था, मैंने अपना मास्टर्स आईआईटी दिल्ली से कर चुका। और जब मैं मास्टर्स कर रहा था आईआईटी दिल्ली में, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में मैंने यूपीएससी आईएएस का एग्जाम का फॉर्म जरूर भरा था, लेकिन अपीयर नहीं हुआ। फॉर्म भरा जरूर था लेकिन अपीयर नहीं हुआ। मैंने निर्णय लिया कि मैं अभी परीक्षा नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे एहसास था कि चूंकि आईआईटी में इस तरीके का प्रोसेस चलता है कि आपको अलग से परीक्षा के लिए तैयारी करना इस चैलेंजिंग है, इसलिए मैंने फॉर्म भरा जरूर। उस वक्त यूपीएससी एग्जाम के प्रीलिम्स भी एग्जाम में ही आपको ऑप्शनल लेना पड़ता था। मैंने उस वक्त केमिस्ट्री लिया और दूसरा पेपर होता था जनरल स्टडीज, और उस जनरल स्टडीज के पेपर में ही वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर होता था जनरल स्टडी। आज आपको पता है उसके 2 पेपर पता है ना, वो एप्टीट्यूड का एक पेपर है और जनरल स्टडीज का पेपर। उस वक्त एक ऑप्शनल विषय ही लेना पड़ा। मैं जब ग्रेजुएशन हो गया, मैंने अपनी नेट की एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, जेआरएफ क्वालिफाई कर दिया। उसके बाद में मैं घर आया, घर में स्थिति हमारी नाजुक थी, संसाधन नहीं थे, और ऐसी स्थिति में मैंने ये सोचा कि अगर मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है तो मुझे 3-4 साल की जो प्लानिंग है वो करनी। और इसीलिए फिर मैंने 1 साल एक प्राइवेट कंपनी में काम किया, उसके बाद में उसको छोड़ दिया और फिर
उसके बाद में 8 से 10 महीने कंप्लीटली मैंने कुछ दूसरा काम नहीं किया उस दौरान, कुछ दूसरा काम नहीं किया, न पार्ट टाइम काम किया, न फुल टाइम काम किया, न कुछ नहीं। कंप्लीटली मैंने वो 8-10 महीने कंप्लीटली किसके ऊपर फोकस किया? उस यूपीएससी की एग्जाम। और उस 1 वर्ष होने के बाद मेरे साथियों ने मेरे को जो मदद की, मेरे पैसे खर्च होने के बाद, उसके बाद में भी वो मेरी मदद वहां दिल्ली में रहने के लिए करने की इच्छुक थे। लेकिन फिर मैंने निर्णय ले लिया कि अब मैं आगे में अपने ही पैसे से अपनी पढ़ाई करूंगा, कुछ कमा। मैंने 1 वर्ष कंप्लीटली दे दिया और फिर मैंने डिसाइड कर लिया नहीं, अब पूरा समय इसके लिए नहीं दिया जाएगा, अब 2-3 घंटे कुछ दूसरा भी काम किया जाएगा और उसके बाद में ये 5-6 घंटे इसकी तैयारी की जाएगी। मैं आप लोगों को ये क्यों बता रहा हूं, उसका कारण ये है कि आप 7-8 महीने 5-6 महीने तो आप अपने दम पे ही उस एग्जाम की पूरी तैयारी कर लीजिए, अपने दम पे। किसी एकेडमी में जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, रीडिंग रूम में जा रहे हो, वो आपके ऊपर में। लेकिन कंप्लीटली आप 7-8 महीने या 1 वर्ष, और यूपीएससी तो मैं आपको जरूर सलाह दूंगा, 1 वर्ष 7-8 महीने कंप्लीटली फोकस कीजिए। और उसके बाद में आप चाहे तो, क्योंकि आपको पूरा फाउंडेशन तैयार करना है, पूरी चीजें तैयार करनी है, समझना है, उसकी साइकोलॉजी समझनी है, क्वेश्चन पेपर की और संगठन की जो एग्जाम है, और उसके बाद में आप चाहे तो आप कुछ कार्य कर अपना पार्ट टाइम या जिस तरीके की आपकी परिस्थिति, उसके बाद में आप अपना समय इसके लिए दे सकता है। उसके बाद में मैंने नागपुर में लेक्चररशिप करते गया और साथ में एग्जाम देते गया। उसके बाद में एमपीएससी के माध्यम से मेरा परमानेंट लेक्चररशिप इन गवर्नमेंट कॉलेज हो गया। गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के भी कॉलेजेस है, आप सब लोगों को पता है, तो वहां हो गया। मैं मुंबई चला गया, मुंबई में, लेकिन मैंने ये अपनी पढ़ाई जारी रखी जाएगी। ये सब अपने अनुभव बताएंगे आपको और एग्जाम की बात। और वहां पे भी मैं एग्जाम की तैयारी किया। जब हम मुंबई में थे साहब के साथ में, तो ये भी साहब वहां पर तैयारी कर रहे थे और उस दौरान ही मेरा हुआ। फिर मैंने वहां से त्याग पत्र दे दिया। वहां पर वेस्टर्न लाइन अगर जाएंगे मुंबई में तो वेस्टर्न लाइन में वहां जोगेश्वरी वो सब है ना, आपको पता है, जोगेश्वरी और क्या क्या है, कोरेगांव, जोगेश्वरी और भी है, वो सब सॉरी हो गया। और तो उस लाइन पे वहां पर जोगेश्वरी में कॉलेज था, वहां मैं कर रहा, वहां मेरा हुआ। उसके बाद में रिजाइनेशन दिया और मैंने वो ज्वाइन किया। यानी आपको यह जब एग्जाम दे रहे हो, 4-5 साल की आपकी पूरी प्लानिंग है, तो उस प्लानिंग को सपोर्ट करने के लिए कुछ आपकी मैकेनिज्म तैयार नहीं है, तो उस मैकेनिज्म को, उस फाउंडेशन को भी तैयार करना आपका ही दायित्व है। ऐसा मत से बोल सकते हो आप, अरे माझे जोर हा नहीं है, माझे जोर फाउंडेशन नहीं है, माझ्याकडे हा नहीं है, माझ्याकडे तो नहीं है, मैं काय करूं? नहीं है तो शांत दिमाग से वो तैयार कर। हो सकता है कि इस तैयारी में आपको बहुत से अच्छे लोग मिलेंगे और वो आपको सपोर्ट करेंगे। और इसीलिए ऐसा कभी मत सोचिए कि मेरे पास में ये नहीं है या वो नहीं है तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। नो, डोंट थिंक लाइक दैट। Don't allow the negativities prevail your thinking. Never allow that. Never ever. और आप देखोगे इस प्रकार का ही अगर आप जज्बा रखते हो तो ही आप देखोगे कि आप एक बार फेल हो जाते हो, फिर नीचे आते हो, फिर से जमीनी हालत से शुरू करोगे, फिर कोई वो सांप आएगा, फिर वो मुंह में लेगा, फिर नीचे आओगे, फिर सीढ़ी बनाओगे, फिर सांप आएगा, फिर नीचे लाएगा। आपको चाहिए ना इतना बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट, तो वो आपको ही डेवलप करना है, आपको ही डेवलप करना। जरूरी नहीं है एक ही अटेम्प्ट में सब कुछ हो जाए। तो एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो इसका मतलब होगा कि होगा ही नहीं। जारी रखना सातत्यता के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ। और ये आपको चाहे एमपीएससी हो या यूपीएससी, इसमें लगेगा। और इसीलिए साथियों, आप जब भी इन प्रकार की आप तैयारी करते हो तो उसमें सोचो, आप में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। हम उसके बारे में जितना ज्यादा और सोचेंगे, करेंगे, तो उसके नजदीक जाएंगे। लेकिन हम उस तरीके की सोचते ही, हमारा
जितना ज़्यादा आप समय उस एग्जाम के लिए, उस टारगेट के लिए दोगे, उस टारगेट के नजदीक जाओगे। अब मेरे ऊपर निर्भर करेगा कि मैं अपना 24 आवर्स में से कौन सा समय, कितना समय कहां दे रहा हूं, उसके अनुसार नतीजे आएंगे। एंड दिस इज नॉट अ न्यू प्रिंसिपल दैट आई एम सेइंग। 2500-3000 साल पहले तथागत भगवान बुद्ध नहीं है, हमको पता चले। कॉज और इफेक्ट, कॉज और इफेक्ट उस तरीके से यही। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 24 घंटे में से बहुत से ऐसा पल ऐसा दे रहे हो जिसमें कि आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो मैकेनिज्म तैयार होनी चाहिए उसके लिए नहीं दे रहे हो, तो समझ लीजिए कि आप यू आर नॉट अप्रोचिंग द टारगेट और द गोल दैट यू वांट टू अचीव। हर दिन की जद्दोजहद, और इस जद्दोजहद को आप इसको समझो, और मुझे मेरा पूरा यकीन है कि यहाँ पर आपको उस तरीके का वातावरण यहाँ की टीम देंगे और आगे आने वाले समय में आप अच्छा एक इतिहास इस एकेडमी के माध्यम से कर सकते हैं। यह इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि आप अपने आप को कितना परिवर्तन अपने आप में कर सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ मैं कि जब भी कोई परिवर्तन होता है, जब भी कोई आप घर में, समाज में, देश में, अपने कम्युनिटी में, अपने सर्कल्स में जब चेंज करना चाहते हो तो चेंज वो हमारे अंदर से ही शुरू होता है, हमारी मंशा के ऊपर निर्भर करता है। और जितना ज़्यादा हम उसमें आत्ममंथन करते जाएंगे, हम अपने टारगेट के नज़दीक पहुंचते जाएंगे। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। मैं जब गांव में जाता था, 10-15 दिन रहता था, गांव में भी पुस्तकें लेके जाता था, 2-3 बैग्स हमेशा साथ साथ में चलते रहते थे, गांव से उधर, गांव सब EST ले जाती थी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। मेरे दोस्त, आजू बाजू के लोग, हमारे साथी, कोई मामा तो कोई चाचा तो कोई काकू, हमेशा पूछते थे, अरे केव्हापर्यंत सीखना, अरे केव्हापर्यंत सीखना, कितना पढ़ाई करेगा, कुछ भी नहीं, क्या है, क्या मतलब कर क्या रहा है, नौकरी वोकरी को कहीं नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, समथिंग लाइक दैट। आप उनको बोल दीजिए, जो भी है उनकी भावनाएं वो व्यक्त कर रहे हैं, वो आप भी बोल दीजिए, हाँ करता हो काकू, करता हो, बस हो रहा है, कर रहा हो, पूरा प्रयत्न कर रहा है। ज्यादा कुछ बोलने की क्या ही इस तरीके की जरूरत है। मैं कुएं में पानी भरने जा रहा हूँ, बोरवेल पे जा रहा हूँ, खेत में काम कुछ के लिए जा रहा हूँ, वहां पूछेंगे अरे क्या हुआ, कुछ मतलब अभी तक कितना पढ़ोगे, अभी तो इतने हो गए, हम शादी वादी करने के दिन आ गए वगैरह वगैरह। भाई तो ये सारी चीजें होगी, और ये सारी चीजों से भी आपको आगे बढ़ने के लिए सोचना पड़ेगा कि मैं अपने आत्ममंथन कितना कर पा रहा हूँ, कितना उसके नजदीक जाने, वो आपके ऊपर है। कोई आपको देखने नहीं आएगा अंदर में क्या चल रहा है, इट इज यू हु विल बी इन अ पोजीशन टू सी व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड। और मैं आप सब लोगों का ज़्यादा समय नहीं दूंगा, मैं और किसी दूसरे इसमें जाऊंगा। कामड़ी साहब और राहुल जी आपको एक टिप्स देंगे कि किस तरीके के नोट्स करना, क्या करना। और इनको तो राहुल साहब को उन्होंने बुक्स लिखी हैं तो उनको और भी अनुभव मतलब रहेगा, आपको बहुत सी चीज़ें बताएंगे। मैंने जो बताया उसको और भी एडिशन करेंगे वो। तो मैं आप लोगों को पूरा आपको यहाँ की इस एकेडमी के लिए मंगल कामनाएं देता हूँ। और आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई चीज़ है जो आपको लगता है कि पूछनी चाहिए तो जरूर पूछिए। और जो आपको जो दिखाई दे रहा है और आपके मन में ऐसा है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, उसके लिए प्रयास करें। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं IIT दिल्ली जाऊंगा। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि यूनिवर्सिटी शिकागो में मुझे जाने का मौका मिलेगा। आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए सोचो, करो, आप उस तक जरूर पहुंचो। हायर एजुकेशन के बारे में सोचो। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, आप में से कई ऐसे हीरे हैं जो अच्छा एजुकेशन प्राप्त करके समाज की सेवा कर सकते हैं, समाज को बदलने में मदद कर सकते हैं, समाज के लिए सपोर्ट हो सकते हैं।
उन लोगों के लिए सपोर्ट हो सकते हैं। सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि बस 10 रुपए देना जाला सपोर्ट। आप इस चीज को भी मत समझिए। और 10 रुपए देलन तो बरोबर है, नहीं तो बरोबर नहीं है, इस तरीके की मानसिकता मत रखिए। उससे भी ज्यादा बढ़ के जो सपोर्ट है वो है मोरल सपोर्ट, नॉलेज का सपोर्ट, एक गाइडेंस का सपोर्ट। मैं आपको 10 रुपए दे सकता हूं, 100 रुपए भी दे सकता हूं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताऊं जिसके आधार पे आप खुद इंडिपेंडेंट बने और कुछ अपने दम पे ही, अपने अंदर से ऐसे आपको ड्राइव फोर्स आए कि मुझे कुछ करना है। और इसीलिए आपको जब भी कुछ ऐसा लगता है, आप जितने भी यहाँ लोग हो, कुछ अभिभावक है, कुछ विद्यार्थी है, आप जब भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ आपको जानना है, और यकीन कीजिए और इस चीज को मानिए कि आप कुछ भी काम कीजिए, लेकिन जो भी नॉलेज आता है उस नॉलेज को लेने की कोशिश कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, उसको सही है गलत है उसको जानने की कोशिश कीजिए। आप तो मीडिया देख रहे हो और आपकी कसौटी पे उसको खरा उतारने के बाद ही उसको लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा। आप लोगों ने मुझे समय दिया और यहाँ पे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, समय दिया। आपको जब भी ऐसा कुछ लगता है कि आपको पूछना चाहिए, यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोगों ने इतनी चुनिंदा बातें सुनी, मैं कुछ ज़्यादा आपको मतलब दूसरी चीज़ें नहीं बताया हूँ, मतलब भाषण वगैरह इस तरीके से या सामाजिक, क्योंकि आपके काम की चीज़ मैंने सोचा कि आपको बताऊँ, तो आप लोगों ने सुना, इसके लिए आप सब लोगों का शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, और आप सब लोगों को मैं वंदन करता हूँ।